हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। और मैं आज आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ सीटेट EVS को लेकर, यानी कि जो सीटेट में EVS का पार्ट होता है उसको लेकर मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज़ में आपको मैं करवाऊँगी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको तसल्ली से हर एक क्वेश्चन का पूरा रीज़न बताकर उसका आंसर बताया जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपको बता दिया गया कि यही क्वेश्चन का आंसर है और ये है, आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा उस चीज़ के बारे में। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपके 30 में से 30 अंक कैसे लाने हैं ये स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ। और मैंने CDP पर यानी कि सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के ऊपर भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉपरली एक तरह से पर्यावरण अध्ययन पर फोकस होगा इस सीरीज़ में। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करेगा सीटेट एग्ज़ाम पास करने में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको 30 में से 30 कैसे लाने हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई रामबाण तो है नहीं कि इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएं जो पेपर में आने वाले हैं। ये नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई एक दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप पढ़ लेंगे तो आपके 30 में से 30 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, टाइम लगेगा लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपकी पूरी मदद करूँगी इनको पढ़ने में। इनसे रिलेटेड मैं पूरी वीडियोस वगैरह बनाऊँगी और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको NCERT पे फोकस करना है। NCERT की बुक्स जो हैं 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक जो हैं, 3rd to 5th होती है EVS की एनवायरमेंटल साइंसेज की बुक, तो वो आप पढ़ लें। और 8 तक की आपके जितने भी ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह होती है वो सब पढ़ लें। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको अगर सीटेट सेकंड देना है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए 3री से लेकर 8वीं तक की क्लासेज जो आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहें आप हिंदी मीडियम में पढ़िए, अगर आपको इंग्लिश में पढ़नी है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी है। दूसरा NCF 2005। देखिए, अब तक जो है NCERT ने 4 NCF लॉन्च किए हैं, लेकिन इनमें से NCF 2005 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता EVS में 30 में से 30 लाने में। और NCF की प्रॉपर एक सीरीज़ है EVS के ऊपर और सोशल साइंसेज के ऊपर, NCF EVS के नाम से और NCF सोशल साइंस के ऊपर, मतलब पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस। NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसका, वो सोशल साइंस का भी है और EVS का भी है। तो ये दोनों आपको पढ़ने ज़रूरी है। एक तो NCF कॉमन होता है 2005 जिसमें कॉमन है सारी चीज़ों के बारे में, और इन दोनों का पर्टिकुलरली अलग भी है, तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट, पेडागोगी ऑफ EVS, ये आपको आएगी कहाँ से? ये देखिए, इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है कि आपको किस तरह से क्लासरूम में डील करना है। ये मैं आपको पूरा कराऊंगी, बस आप इसके साथ बने रहिए चैनल के साथ। तो ये पेडागोगी आपको किस तरह से आएंगी? आपने थ्योरी पढ़ी है, आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उन सब को आपको एक साथ लाकर पेडागोगी करनी होगी। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने मेहनत शुरू करनी है। नेक्स्ट इज साइंस टेक्स्ट बुक। देखिए, अब जो है सीटेट का लेवल थोड़ा सा मैं कहूँगी कि पहले के सीटेट से थोड़ा बढ़ गया है। और इसमें क्या हुआ है कि साइंस के क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए, न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हो गए हैं, वेट, मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मेजरमेंट, इन सब के ऊपर आ गया है। इसमें आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाने लगी है। तो 6th से लेकर 10th क्लास की जो NCERT की साइंस की बुक्स होती हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो उनको भी ज़रूर पढ़ें आप। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को मिलेंगी। प्लस आजकल मैंने देखा कि 2018 का पेपर जो है उसमें 15 क्वेश्चंस तो एकदम से साइंस के उठा के दिए हुए हैं, तो आपको साइंस भी पढ़ना ज़रूरी है अगर आपको EVS क्लियर करना है तो। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पर मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, तसल्ली से कराऊंगी, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं होगी और आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसके साथ बने रहिए। तो गाइज, ये स्ट्रैटेजी है आपकी 30 में से 30 लाने की और आई होप कि आप ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि मैं तुक्के मार के आप 20 में से 30 में से आप 12 नंबर भी ला सकते हैं, 15 भी ला सकते हैं, 30 में से 30 भी ला सकते हैं अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। लेकिन जब आप आगे किसी नौकरी के लिए बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो वो ये आपका बेस है, ये आपका बेस मजबूत होना चाहिए। उसके बाद ही आप आगे किसी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, जो टीचिंग वैकेंसीज होती है उनका एग्ज़ाम, वो चाहे DSSB की हो या हरियाणा गवर्नमेंट में हो या UP गवर्नमेंट में हो। सो ये आपको याद रखना है। अब मैं स्टार्ट कराती हूँ आपको आज का क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर 2018 का है। हम पहले उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, 15 क्वेश्चन उसके मैं सोल्व कराऊंगी आपको। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों ये पेपर है 2018 का, दिसंबर 2018 में पेपर हुआ था सीटेट का। तो अभी मैं इसको ले रही हूँ, धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो कवर करूँगी। तो चलिए हम देखते हैं बिना देरी किए कि क्या सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। मतलब भारत में बिहार के सापेक्ष में अगर आप बिहार से देखें तो जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति आपको क्या लगेगी। देखिए डायरेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको एक चीज़ तो आप गार्ड बांध लीजिए कि आपको एक दिमाग में सेट क्राइटेरिया बनाना होगा। मैं अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊं तो देखिए, जो इंडिया का मैप है वो सबको पता है, सबको आता है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये हमारा इस तरह से कुछ मैप है। सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ आइडिया। तो कहीं यहाँ पर जो है वो बिहार है, बिहार है। अब आपको करना क्या है कि आपको बताना जम्मू कश्मीर, ये ऊपर यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर की लोकेशन और यहाँ पर कहीं गोवा है। तो गोवा और जम्मू कश्मीर की लोकेशन आपको जो है वो बिहार के अकॉर्डिंग बतानी है क्या होगी। तो देखिए बिहार यहाँ पर है तो ये डायरेक्शन बिहार के लिए नॉर्थ हो जाएगी और इस साइड जो होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा। तो जम्मू कश्मीर क्या सीधे नॉर्थ में आ रहा है बिहार के हिसाब से? जी नहीं, बिहार के लिए वो साइड में ऐसे आ रहा है। ये है जम्मू कश्मीर, ये तो ये नॉर्थ और साइड में इधर क्या पड़ता है, वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन होगी ये, नॉर्थ वेस्ट। अगर हम जम्मू कश्मीर के लिए देखें तो ये मान लीजिए बिहार है और यहाँ पर है जम्मू। तो ये अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन लेती हूँ और ये है वेस्ट डायरेक्शन, तो ये बीच में इधर आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर बिहार के अकॉर्डिंग। सो बिहार जम्मू कश्मीर की लोकेशन क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो मैं समझ गई हूँ कि इससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन तीसरा ही है, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। लेकिन ये आपको मैंने ये बताया है कि किस तरह से आया है। अगर हम देखें गोवा की स्थिति तो ये वेस्ट है यहाँ पर, सपोज़ कि यहाँ पर कहीं गोवा है तो आपको पता है ये ऊपर नॉर्थ है, ये यहाँ पे बिहार है। तो बिहार के लिए साउथ ये होगा, ये साउथ हो गया। अब बिल्कुल साउथ में तो नहीं है, साउथ के थोड़ा सा साइड में जाना पड़ेगा। अब इस साइड ये पूरी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। तो ये साउथ इधर है और ये इधर वेस्ट है और यहाँ पर गोवा है। तो ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, यानी कि नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। और अगर आप दूसरे ऑप्शंस को देखें तो बिल्कुल एकदम से आप इनको निराधार हैं, ये ईस्ट में नहीं होगा, वेस्ट में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको डायरेक्शन का आइडिया अगर क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है मैप के हिसाब से याद रख लीजिए, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इस तरह से याद करेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद साउथ वेस्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि जम्मू तो साउथ में है ही नहीं, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब जम्मू नॉर्थ में है, ये तो सबको पता है कि जम्मू नॉर्थ में, अगर इंडिया के मैप के हिसाब से देखें, बस आपको बिहार की लोकेशन पता होनी चाहिए और आप वहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं करने, इतना उनमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता है अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपना लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विल बी स्लोवेस्ट, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो सबसे धीमी किसमें होगी। तो हम देख लेते हैं। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जब आप देखिए पानी जो है वो अपने आप ही इवेपोरेट होकर वापस चला जाता है आसमान में, कह लीजिए आप अगर सिंपल भाषा में कहेंगे तो हम बादल बन जाता है। मतलब पानी भाप बनकर जब उठता है तो वो उसको हम इवेपोरेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। ये अपने आप भी होती है और ये आपको करनी भी पड़ती है। कई बार हम पानी को उबालते हैं तो पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये नेचुरली भी ये चीज़ होती है। तभी आपको पता है कि वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवेपोरेशन जो है इसमें। बादलों का बनना, फिर बारिश होके गिरना, तो ये सब पूरा इवेपोरेशन का एक लिंक है। तो देखिए अब इसमें सबसे धीमी पूछी है। देखिए सारे ऑप्शंस को देखिए और इसमें आपको स्लोवेस्ट बतानी है, मतलब सबसे धीमी बतानी है, सिर्फ धीमी की बात नहीं हो रही है। तो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, यानी कि सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। नेक्स्ट है सरफेस एरिया बढ़ा दिया लेकिन टेम्परेचर घटा दिया, यानी कि सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सरफेस एरिया डिक्रीजेज बट टेम्परेचर इंक्रीजेज, अब सरफेस एरिया को घटा दिया गया है और तापमान बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों ही घटा दिए गए हैं। देखिए हर में, पहले वाले में तो इवेपोरेशन रेट जो है ऑब्वियसली तेज़ ही होगा, लेकिन अगर हम इन तीन को कंपैरिजन करें तो इन तीनों में इनमें एक एक चीज़, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ है कि एक चीज़ तो कम से कम बढ़ाई गई है, या तो सरफेस एरिया बढ़ाया गया है या टेम्परेचर बढ़ाया गया है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इसमें दोनों ही चीज़ घटा दी है, मतलब कि अब सरफेस एरिया भी कम कर दिया गया है, सतह क्षेत्र भी, और दोनों में मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक तालाब है,
टेम्परेचर मान लीजिए सेम है, या फिर हम टेम्परेचर कम भी मान लेते हैं, एक तालाब है और साइड में एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर पानी है और तालाब के अंदर पानी है, तो देखिए जो तालाब है उसका पानी जल्दी सूखना स्टार्ट होगा, मतलब इवेपोरेट जल्दी होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है, जो सतह है, उसकी सतह क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है उस गड्ढे से, तो गड्ढे का पानी बाद में इवेपोरेट होगा, लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट होगा। और साथ ही टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर तापमान अधिक होता है तो इवेपोरेशन की रेट जो है बहुत तेज़ हो जाती है। देखिए जो जून का महीना या मई का महीना होता है, इसमें इवेपोरेशन बहुत जल्दी से होता है, क्योंकि तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप दिसंबर के महीने की बात करें या फरवरी या जनवरी के महीने की बात करें तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जो तापमान कम होने के कारण इवेपोरेशन रेट जो है वो भी घट जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, यानी कि दोनों ही चीज़ें आपने घटा दी हैं तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शंस। देखिए स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को, मतलब रिलेटिव स्थिति को अगर देखेंगे तो उस क्षमता को क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल। सिर्फ डायरेक्शन की बात तो नहीं होती है, तो ये नहीं हो सकता। मैपिंग, हाँ मैप में आप सब कुछ पढ़ते हैं, आप स्केल भी पढ़ते हैं, आप डायरेक्शंस भी पढ़ते हैं, आप हर चीज़ मैप में पढ़ते हैं, आप अक्षांश और देशांश रेखाएं सब कुछ आप देखते हैं कि कौन सी रेखा कौन से एरिया से गुजर रही है। साथ ही पोजिशनल स्किल, तो पोजिशनल स्किल तो नहीं होती है, पोजिशनल स्किल इज़ रॉन्ग टर्म फॉर दिस। फिर ग्राफिक स्किल भी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी मैपिंग स्किल्स। तो मैपिंग में आप डिस्टेंस भी पढ़ते हैं, आप प्लेस के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो तीनों चीज़ों को आपको देखना है। तो तीनों चीज़ों के लिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मैपिंग स्किल्स। Now this is an important question. NCF framework recommended environmental sciences to be taught as an integrated curricular area at the primary level. तो देखिए ये आपको पता है कि अब तक जो है इंडिया में 4 NCF रिलीज़ हो चुके हैं। पहला 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में, और जो अभी करंट है हमारे पास वो है NCF 2005, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया भी था। तो देखिए इसने कहा है कि किस राष्ट्रीय फ्रेमवर्क ने रिकमेंड किया था कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है उसको एकीकृत पाठ्यचर्या के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो देखिए जो CBSE जो CTET के आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो फोर्थ है, लेकिन अभी भी खैर डाउटफुल है, क्योंकि इसके बारे में एग्जैक्ट आपको अगर कहीं से मिले तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो NCF 2075 है, ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पूरा देखा तो मुझे ये पता चला है कि जो NCF 75 जो है इसमें क्या किया गया था कि इसमें ये बोला गया था कि EVS को एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, मतलब उसमें सारी प्राइमरी लेवल तक उसको एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा उसको एक तरह से। और बेसिकली फर्स्ट सेकंड में तो बिल्कुल सिंगल सब्जेक्ट ये पढ़ाना चाहिए EVS। इसमें आप लैंग्वेज को कर दीजिए, इसी में आपने सोशल साइंस भी पढ़ा दी, इसमें ये पढ़ा दिया, तो इस तरह से इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में पढ़ाने की अगर हम एक तरह से देखें तो पहली सिफारिश जो है वो NCF 1975 ने ही कर दी थी। हालांकि NCF 2005 या 2000 ने भी बात की है कि EVS को इंटीग्रेटेड करिकुलम एरिया के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जो पहली बार रिकमेंड किया गया था वो किया गया था NCF 1975 के द्वारा। तो ये मैंने इस पर काफ़ी स्टडी की है, तब मुझे ये आंसर मिला है। तो NCF 1975 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि ये जो पहली बार जो रिकमेंडेशन दी थी वो NCF 1975 ने ही दी थी। नेक्स्ट है विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यानी कि स्थानांतरित कृषि जो है ये कौन से किस क्षेत्र का रिवाज है। तो देखिए जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं जो कि हमारे उत्तर पूर्वीय राज्य हैं, वहाँ पर ये प्रैक्टिस की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि जितने भी आपकी 7 सिस्टर्स हो गई, जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मिजोरम, वहाँ पर ये जो स्थानांतरित कृषि है ये की जाती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपने पेड़ के जो अवशेष होते हैं, पेड़ पौधों की लकड़ी, पत्ते वत्ते सब आपने डाल दिए किसी लैंड पर, एक छोटे से लैंड पर डाल दिया और उनको जला दिया, तो इससे जो राख उत्पन्न होती है उसको सॉइल में मिला दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, और उससे काफ़ी फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें आलू की फसल हो गई या जौ की फसल हो गई, इस तरह से फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद जब मिट्टी की क्षमता जो है बिल्कुल घट जाती है, मतलब बिल्कुल उपजाऊ नहीं रह जाती, तो क्या करते हैं वो इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और दूसरे क्षेत्र में खेती स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होती है स्थानांतरित कृषि, मतलब स्थानांतरण करते रहते हैं, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और मिट्टी को अनउपजाऊ करते रहते हैं और दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिस है ये ज़्यादा होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आप ये बताना है। तो चारों ऑप्शंस मैं आपको एक बार हिंदी में पढ़ा देती हूँ।
बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब अगर बांध बनाएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छी होगी। क्या ऐसा होता है? यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो क्या प्रभाव हो सकते हैं पर्यावरण पर? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो अगर मैं इस पे जाऊं, इस क्वेश्चन को देखूं अच्छे से, तो देखिए ये तो बिल्कुल ही ठीक है कि ये नदी की जीवन रेखाओं से अलग कर देते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को बड़े लेवल पर विस्थापित किया जाता है, उन्हें अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। दूसरा, इसके बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर नदी के जल को रोकेंगे और उसको अलग दिशा में मोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उससे पर्यावरण को नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस पर पड़ सकते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित करता है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अब देखिए जो तो उलझाने वाले ऑप्शंस है वो हैं ऑप्शन 1 और 2। आप ज़रूर उलझेंगे इन दोनों ऑप्शंस में, क्योंकि ये आपको दोनों ही आपको लग रहा होगा कि सही। देखिए पोल्यूशन, अब इसको समझिए आप, इट डज़ नॉट पोल्यूट वाटर और एयर। नदी बांध जब बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि नदी के पानी को जो है बहुत ऊपर से डैम बना दिया जाता है बड़ा सारा, और उसके ऊपर से पानी जो है नीचे गिरता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, ना ही हवा का और ना ही पानी का। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये पहला ऑप्शन देखिए, डैम एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब आपको ये पता है कि लोगों को अपने जीवन से विस्थापित कर देते हैं, फिर पर्यावरण को प्रभाव नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट करते हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? वो टिकाऊ विकास हो ही नहीं सकता अगर वो ये दोनों चीज़ें कर रहा है, लोगों को अपने घरों से, अपनी जीवन रेखा से अलग कर रहे हैं, या फिर पर्यावरण के नेगेटिव इम्पैक्ट उससे पड़ रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। CBSE के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर ऑप्शन ए ही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डैम एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें यही पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है इसमें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। जो धरती का तापमान है, वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो ये तीनों ही जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है। इसमें वाटर वेपर्स आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर वाटर वेपर भी इसको ग्रीन हाउस को जो है बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून। तो ठंडे रेगिस्तान जो हैं, जैसे लेह लद्दाख हो गया, ये लद्दाख या लेह का एरिया जो है वो ठंडे रेगिस्तान के अंदर आता है, तो ये मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते? मतलब जब यहाँ पर मानसून आती है, आपकी नॉर्थ वेस्ट में आती है या फिर नॉर्थ इंडिया में आती है, तो मानसून का प्रभाव जो है ठंडे रेगिस्तानों पर क्यों नहीं पड़ता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। तो देखिए गर्मियाँ तो होती ही नहीं है। अगर आप लद्दाख और लेह में जाएंगे तो गर्मियाँ तो वहाँ होती ही नहीं है, वहाँ पर ठंड ही रहती है। उसके बाद ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में है। हाँ ये ज़रूर ठीक है कि कोल्ड डेजर्ट लाइन द रेन शेडो में रहते हैं वो हिमालय के। तो और ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली और कम होती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ये दो तो हमने एलिमिनेट कर ही दिए, क्योंकि एयर जो है वो थिन नहीं होती है, थिक होती है कोल्ड डेजर्ट्स में। मतलब कि हवा थोड़ी मोटी परत होती है हवा की, पतली परत नहीं होती है। नेक्स्ट इज कोल्ड डेजर्ट्स आर वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो देखिए ये तो ऑब्वियस रीज़न है कि कोल्ड डेजर्ट्स बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, बहुत ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन इससे इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉनसून जो है वहाँ पर सिर्फ इसी रीज़न से जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती है। बेसिक रीज़न यही है कि ठंडे रेगिस्तान जो है हम हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस वजह से वहाँ पर जो मॉनसून है वो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड, कोल्ड डेजर्ट्स लाई इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज जो है वो एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं इनको मॉनसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। देखिए आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि ताजमहल का रंग जो है वो पीला हो रहा है, गवर्नमेंट उसे बार बार साफ करा रही है। तो ये क्यों होता है? आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। एसिड रेन जो है उसकी वजह से ताजमहल का रंग जो है वो पीला होता जा रहा है, और इस रेन में बेसिकली होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ये एसिड रेन के बारे में भी आप NCERT की जो 6 to 10th की बुक्स हैं उनमें आपको ज़रूर मिलेगा। आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको एसिड रेन का कंसेप्ट भी पता चलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको NCERT जो साइंस की है वो भी पढ़नी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ हु बिल्ट गोलकुंडा फोर्ट। देखिए तो गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में है, तेलंगाना में, हैदराबाद में। सो हैदराबाद में जो है गोलकुंडा फोर्ट है।
तो इसको किसने बनवाया था? चोला डायनेस्टी, चालुक्य, काकातीय या फिर पल्लव वंश? तो हैदराबाद में ये बनवाया था काकातीय वंश। ये राजवंश, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको 6th 7th 8th की जो हिस्ट्री की बुक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये जो गोलकुंडा फोर्ट है ये काकातीय डायनेस्टी ने बनवाया था। तो 6th 7th 8th की हिस्ट्री की बुक्स पढ़िए, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली जो 6th की हिस्ट्री है उसमें आपको ये मिल जाएगा, 6th या 7th की हिस्ट्री में है काकातीय वंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड ए वॉल्यूम ऑफ 3 ml। सो देखिए यहाँ पे डेंसिटी और मास का क्वेश्चन आया है आपका सीधे NCERT 7th 8th 9th और 10th के बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मास का फार्मूला, उस डेंसिटी का फार्मूला पता है तो आप आराम से बता सकते हैं। आपको पता है डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। सो जो घनत्व है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मास पर वॉल्यूम। तो मास बटे में वॉल्यूम जो है इसका फार्मूला होता है। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको डेंसिटी दी हुई है, कितनी डेंसिटी दी हुई है? 15। और जो आपको ये जो मास है वो निकालना है और वॉल्यूम है आपका 3 है। तो आप सीधे इस 15 को जो है इधर ले जाइए इक्वल टू के इधर। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आता है तो आपको पता होगा कि ये 15 इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास हमारा आ जाएगा 45 ग्राम। सो ये फार्मूला है डायरेक्ट इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ कि आपको NCERT साइंस की पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन दे रहा है और अगर दे रहा है तो आपको वहाँ से पढ़ना ही पड़ेगा। तो NCERT उठाइए और पढ़िए, और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को भी देखिए, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ कराऊँगी धीरे धीरे। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखिए 2 क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। सो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि कुछ परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में डायरेक्शन भी होती है, मतलब आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं उसकी। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी कि सिर्फ परिमाण होता है उसका, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, तो उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मास, ग्रेविटी, मोमेंटम और वेट आपके सामने जो है 4 चीज़ें हैं, तो आपको ये बताना है बस सिंपली कि इनमें से कौन सी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जिसका सिर्फ परिमाण निकाल सकते हैं आप, डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। तो अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको ये पता होगा। देखिए मास इज़ द करेक्ट आंसर। तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेट की डायरेक्शन होती है। सो वेट जो है वो रिलेटिव होता है डायरेक्शन के साथ, साथ ही साथ आपकी पोजीशन के साथ, मोमेंटम भी और ग्रेविटी भी। तो ये सब तीनों जो होती हैं रिलेटिव होती हैं, इनकी डायरेक्शन भी होती है और इनका मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन मास का केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू, मतलब जिसमें से प्रकाश की किरण जो है वो गुजर ही नहीं सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए हिंदी मीनिंग से तो आपको इसमें बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा कि इसका जो आंसर है वो 1 है, यानी कि ओपेक, अपारदर्शी, जिसके अंदर से देखा ना जा सके कुछ भी, तो इसको हम बोलते हैं ओपेक। थ्रू विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू, इसके अंदर से कोई भी लाइट रेज पास नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे कि आपको पता है, आप दरवाज़ा ले लीजिए, आप द डोर ले लीजिए, कोई भी लकड़ी का, लोहे का, उसके अंदर से अगर लाइट आप पास करने की कोशिश करेंगे तो नहीं पास होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बैक करेगी। तो इसका मतलब है कि ओपेक इसका आंसर है। और अगर इसका ऑपोजिट देखें तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, यानी कि अगर आप ग्लास ले लीजिए, शीशा जो होता है वो पारदर्शी होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो, उनमें से लाइट रेज जो हैं वो पास नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट डिपेंड्स ऑन। देखिए कोई भी सोल्यूट होता है, जैसे नमक हो गया, फिर चीनी होगी, ये दोनों सोल्यूट कहलाएंगे क्योंकि ये पानी में घोले जाते हैं। पानी में अगर इनको घोलते हैं तो जो पानी है वो आपका सोल्वेंट हो जाता है, और जो घोलना होता है यानी कि नमक हो गया, चीनी हो गया, जो भी है, ये जो क्या होगा आपका सोल्यूट होगा। तो सोल्यूट की क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है, उसकी घुलन क्षमता जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चारों में से आपको बताना है प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और वेट। तो देखिए सोल्यूट है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास चीनी है, एक तो आपके पास शुगर क्यूब्स हैं जो क्रिस्टल चीनी होती है, और एक आपके पास पिसी हुई चीनी है। तो देखिए क्रिस्टल चीनी को जब आप घोलेंगे, जो शुगर क्यूब्स है उनको घोलेंगे, और एक तरफ पाउडर्ड चीनी को आप घोलेंगे, तो आप देखेंगे तो पाउडर्ड चीनी जो है वो जल्दी घुलेगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से वो जल्दी घुलती है। और दूसरी तरफ अगर शुगर क्यूब्स को देखें तो वो उसके मुकाबले में कम थोड़ा देर में घुलेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो होगा
सरफेस एरिया। वैसे अगर सॉल्वेंट की बात करें तो अगर सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी जो घुलने की क्षमता है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप गर्म पानी में चीनी घोलेंगे तो गर्म पानी में जल्दी घुलेगी, फिर अगर आप ठंडे पानी में घोलेंगे तो उसमें थोड़ा लेट घुलेगी। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोल्यूट की बात है तो सोल्यूट में अगर हम देखें तो सरफेस एरिया इसका राइट आंसर होगा। ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस जो दिसंबर 2018 में पूछे गए थे ईवीएस सेक्शन से सीटेट के पेपर के। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी, और साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको जो ये चीज़ें दिख रही हैं आप इनको ज़रूर अपनाइए। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीएफ पढ़िए, साइंस की टेक्स्ट बुक्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए मेरे साथ, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप ईवीएस में देखिए 30 में से 30 नंबर ले आएंगे। बस मेहनत अपनी जारी रखिए, और बाकी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको अपडेट सारी मिल जाए। और काफ़ी प्लेलिस्ट हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं डालती हूँ, करंट अफेयर, जीके वगैरह भी आपको मिल जाएगी, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।